नमस्कार, मैं तृप्ति कुजूर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारी ऑनलाइन हिस्ट्री की क्लास में। जैसा कि इतने दिनों से हम पढ़ते आ रहे हैं हिस्ट्री के अलग अलग चैप्टर, आज प्राचीन भारत का ये आखिरी चैप्टर है। तो आज हम पढ़ेंगे राजपूत वंश। जैसा कि हमने अपनी पिछली क्लासेस में देखा था कि हमने दक्षिण भारत के राजवंशों के बारे में पढ़ा था, चोल राजवंशों के बारे में पढ़ा था और बादामी राजवंशों के बारे में पढ़ा था, पांड्य राज शासकों के बारे में पढ़ा था। उम्मीद करती हूँ कि चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर कोई डाउट है तो वो डेफिनेटली आप लोग हम लोगों को ग्रुप में पूछ सकते हैं। और आज की क्लास जो हम शुरू करेंगे उसमें शुरू करेंगे राजपूत वंश। ठीक है, तो राजपूत वंशों के बारे में अगर मैं बात करूं तो राजपूत वंश जो है वो भारत के भारत के जो राजवंश है उनमें कुछ प्रमुख राजवंश, कुछ प्रमुख राजा शामिल हैं। ठीक है, मुख्य रूप से अगर हम इनको देखें तो जो उत्तर भारत और मध्य भारत का क्षेत्र है उस क्षेत्र में ये राजवंश वंशों का शासन हुआ करता था। तो हम कुछ कुछ आधार पर, उनके इतिहास के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है, उनको किस उत्पत्ति के आधार पर, उनका विभाजन, उनका क्षेत्र विस्तार के आधार पर और प्रमुख राजवंशों के आधार पर हम इसको पढ़ लेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी कक्षा। तो सबसे पहले हम ऐतिहासिक संदर्भ में जाते हैं। ठीक है, तो प्राचीन काल में जब हम देखते हैं, हमने पढ़ा था वर्धन वंश में कि जो वर्धन वंश के शासक हर्षवर्धन रहता है, उन्होंने अपना एक महान और एक बहुत विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। बाद में जब हर्षवर्धन की मृत्यु होती है, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद में जो उनका साम्राज्य रहता है उसमें उस पूरे साम्राज्य का क्या होता है, विभाजन। किस प्रकार से बहुत सारे उस टाइम पर बहुत सारे छोटे छोटे राजवंश जो हैं उनका उदय होता है। उसके पीछे कारण ये होता है क्योंकि अब सत्ता पर या जो केंद्र है वहाँ पर कोई भी शक्तिशाली शासक नहीं है जो उसको क्या कर सके, पूरे साम्राज्य को कंट्रोल में रख सके, है ना भाई, उसको प्रशासन को नियंत्रित कर सके। इस वजह से जो पूरा क्षेत्र है, जो हर्षवर्धन का क्षेत्र आप देखेंगे, है ना, गुजरात वाला क्षेत्र है, मालवा वाला क्षेत्र है, कन्नौज वाला क्षेत्र है, ठीक, मुंगेर वाला जो क्षेत्र है, खजुराहो, ऐसे जो उसके क्षेत्र राज्य क्षेत्र के अधीन आते थे, ऐसे स्थानों पर अलग अलग जगह पर क्षेत्रीय राजवंश जो है वो क्या होते हैं, बढ़ते हैं। और उन्हीं राजवंशों को, वो जो छोटे छोटे राजवंश थे, उन्हीं राजवंशों को क्या कहा गया है, राजपूत राजवंश कहा गया है। अगर सामान्य भाषा में कहा जाए कि राजपूत वंश से क्या आशय है तो हम कह सकते हैं हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात उत्तर भारत और मध्य भारत क्षेत्र में जो छोटे छोटे राजवंशों का उदय हुआ और जिनकी विशेषता आपसी संघर्ष रहा, वही क्या कहलाते हैं, राजपूत वंश कहलाते हैं, जिनका काल 7वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य रहा। ठीक है, अगर पूछा कि राजपूत वंश से आपका क्या आशय है तो आप इसको लिख सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि इसके कैसा रहा। तो जैसा कि हमने बात किया कि ये जो राजवंश थे, ऐसा नहीं था कि ये बहुत विशाल साम्राज्य की स्थापना कर रहे हैं यहाँ से लेके वहाँ तक, ठीक, लेकिन इनका राजवंश कैसा रहा, छोटे छोटे क्षेत्रों पर, मतलब इनका राजवंश संकुचित रहा। कई राजा जरूर हुए लेकिन कैसे थे, छोटे छोटे राजवंशों के रूप में उभरे। फिर हम अगर इनकी विशेषता को देखें, राजपूतों की अगर विशेषता को देखें तो हम पाएंगे कि ना ये सिर्फ छोटे छोटे राज्य थे बल्कि हमेशा इनका क्या होता रहता था, आपसी संघर्ष होता रहता था। ठीक है, प्रतिहार जो है वो परमारों से संघर्ष कर रहे हैं, चौहान जो है वो चालुक्यों से संघर्ष कर रहे हैं, कभी गढ़वाल से संघर्ष हो रहा है, कभी आप देखोगे कि सेन से, कभी चंदेल से। ठीक है, तो इनका जो आपसी संघर्ष है वो हमेशा क्या रहा, हमेशा फोकस में रहा। अगर इनकी कभी बनती भी थी, है ना, तो कैसा बनता था, जो चौहान वंश के राजा हैं वो दूसरे चौहान वंशियों के साथ ही उनके अच्छे संबंध हैं, जो परमार वंश के राजा हैं उनका अच्छा संबंध परमार वंश के साथ ही है, लेकिन चौहान और परमार का अच्छा संबंध नहीं रहेगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं, आपसी फूट को देखते हैं। अगर हम इनके काल की बात करें तो हम देखते हैं कि जो राजपूत काल है वो 7वीं से 12वीं शताब्दी ईस्वी के बीच में, जो 7वीं से 12वीं जो 12वीं शताब्दी का जो समय है, इस मध्य में क्या था, इनका शासन काल। मुख्य रूप से इन्हीं वर्षों में इनका शासन काल था।
अब जब हम नेक्स्ट वीडियो में हम जब देखेंगे अरब मुस्लिमों के आक्रमण के बारे में देखेंगे, तो हम पाते हैं कि ये जो 7वीं से 12वीं शताब्दी है, यही वो मुख्य समय है जब भारत में मुस्लिम आक्रमणकारियों ने प्रवेश किया था। मोहम्मद गजनवी को ले लीजिए, मोहम्मद गोरी को ले लीजिए, तो ये वो प्रमुख प्रारंभिक आक्रमणकारी हैं जिन्होंने भारत में प्रवेश किया था। तो हम ये अगर आपसे क्वेश्चन पूछा, मान लीजिए प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन, प्रीलिम्स के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, उसमें पूछेगा कि मुस्लिमों के आक्रमण के समय भारत में किस राजवंश का शासन था, तो आप कह सकते हैं किनका था, राजपूत राजवंशों का शासन था। अब हम आते हैं राजपूत, है ना, तो राजपूत का क्या मतलब होता है, अगर हम उसका शाब्दिक अर्थ देखें तो राजपूत से आशय राजा के पुत्र से लगाया गया है। लेकिन अगर हम इनकी उत्पत्ति की बात करते हैं तो मुख्य रूप से हमको इनकी उत्पत्ति में 2 तरीके के विचारक मिलते हैं, ठीक है, 2 अलग अलग, पहले है विदेशी विचारक और दूसरे हैं भारतीय विचारक। तो जो विदेशी अगर हम विचारकों की बात करें तो उसमें कनिंघम, टॉड, इस तरीके के विदेशी जो विचारक हैं वो लोग आते हैं, उन्होंने अपना अपना सिद्धांत दिया है। और अगर हम भारतीय इतिहासकारों के बारे में या भारतीय विद्वानों की बात करें जिन्होंने राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में बताया है, तो उसमें कौन कौन आते हैं, चंद्र बरदाई को हम पढ़ते हैं, फिर हमको ऋषि वशिष्ठ के बारे में भी थोड़ा सा पता चलता है, और हमको गोपीनाथ शर्मा के बारे में पता चलता है। तो ये सब क्या है, भारतीय हैं। और ये दोनों ही पार्ट, मतलब विदेशी और भारतीय, है ना, ये दोनों ही क्या करते हैं, अपने अपने सोच और विचार के साथ में क्या देते हैं, अपने अपने सिद्धांतों को देखते हैं। ठीक, तो अगर हम विदेशी माफ कीजिएगा, अगर हम विदेशी साहित्यकारों या विद्वानों की बात करें तो वो क्या कहते हैं कि जो राजपूत थे ये क्या थे, विदेशी आक्रमणकारी थे। ठीक है, तो हमने जैसे पढ़ा था कुषाण वंश के बारे में और हुर्ण वंश के बारे में, तो वो भी क्या थे, प्रारंभिक दौर में वो भी विदेशी थे, है ना, मूल निवासी तो नहीं थे। तो इनका ये मानना है, जो विदेशी साहित्यकार हैं, इतिहासकार हैं, उनका ये मानना है कि जो राजपूत थे उनका जन्म भारत से उत्पत्ति नहीं है, क्योंकि आप देखोगे कि 7वीं शताब्दी से पहले इनके बारे में ज़्यादा हमको पता नहीं चलता। 7वीं शताब्दी से एकदम इनके बारे में, मतलब कहीं से आ गए ऐसा वाला उनका है। तो जो उनका विचारधारा है वो भारतीयों से अलग होता है, ठीक है, भारतीय विचारधारा अलग चलती है और विदेशियों की अलग चलती है। तो हम जब इनकी विचारधारा देखते हैं तो ये कहते हैं कि जो राजपूत थे वास्तव में ये क्या थे, विदेशी थे, और विदेशी से इन लोगों ने आक्रमण किया भारत के क्षेत्र पर और इस क्षेत्र में अपना साम्राज्य स्थापित किया। दूसरी तरफ हम देखेंगे भारतीय इतिहासकार, ठीक है, तो अगर हम भारतीय इतिहासकारों की बात करें तो भारतीय इतिहासकार कहते हैं कि जो राजपूत वंश है इसमें भी आपको अलग अलग सिद्धांत मिलेंगे ना। तो अगर हम इसमें देखें तो हमको मिलता है कि कुछ इतिहासकार कहते हैं कि ये जो है ये प्राचीन आर्य वंशज ही हैं, मतलब जो हमने प्राचीन हिंदू राजाओं को और आर्य शासकों को देखा था वही वो मानते हैं कि जो आपका राजपूत वंश जो है वो कैसे है, प्राचीन आर्यों के ही वंशज है। दूसरा हमको मिलता है चंद्र बरदाई, ठीक है, चंद्र बरदाई के बारे में मैं विश्वास करती हूँ कि आप लोगों को सबको अच्छे से पता होगा, क्योंकि क्लास में हम लोग कई बार चंद्र बरदाई के बारे में पढ़ चुके हैं, है ना भाई। तो चंद्र बरदाई का नाम हम सुन चुके, देख चुके हैं। तो जो चंद्र बरदाई है उसने अपनी रचना में ये लिखा है कि इनकी जो उत्पत्ति है वो किससे हुई है, अग्नि कुंड से हुई है। फिर हमको एक और मिलता है यज्ञ कुंड का सिद्धांत। तो चंद्र बरदाई ने ही लिखा है, उसमें ऐसा लिखा गया है कि जब दुनिया में, है ना, जब दुनिया में अराजकता, ठीक है, तो जब दुनिया में अराजकता बढ़ गई, है ना, जब दुनिया में अराजकता बढ़ गई और सब तरफ लोग परेशान होने लगे, उस समय पर ऋषि वशिष्ठ ने क्या किया, यज्ञ किया, है ना, ऋषि वशिष्ठ ने यज्ञ किया और इस यज्ञ में से 4 जातियां जो है वो उत्पन्न हुई, 4 राजपूत जातियां जो है वो उत्पन्न हुई। और वो कौन कौन सी है, प्रतिहार,
परमार, चौहान और चालुक्य, ये 4 प्रमुख जातियां उत्पन्न हुई जिन्होंने ऋषियों को क्या किया, उनकी मदद की उस अराजकता को, उस खराब वाले माहौल को खत्म करने में। ऐसा किसने कहा है? चंद्रबरदाई ने ऋषि वशिष्ठ के संदर्भ में, और इसे ही यज्ञ कुंड का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, तो यज्ञ कुंड का सिद्धांत किससे संबंधित है? ऋषि वशिष्ठ से संबंधित है। अब हम आते हैं, हमको एक और सिद्धांत मिलता है, वो है ब्राह्मण सिद्धांत। तो जो गोपीनाथ शर्मा है उनके अनुसार जो राजपूत है वो कैसे हैं? वो ब्राह्मणों के ही वंशज हैं। कैसे हैं? ब्राह्मणों के ही वंशज है। क्यों? सॉरी, क्योंकि आप देखते हैं कि जो मुख्य रूप से जो हिंदू राजा रहे हैं, मुख्य रूप से जो राजपूत वंश रहे हैं वो कैसे रहे हैं? ब्राह्मण धर्म को मानने वाले, है ना, और हिंदू राजा रहे हैं, हिंदू धर्म को मानने वाले रहे हैं। लेकिन ना सिर्फ हिंदू बल्कि कुछ आपको मिलेंगे, क्या थे? जैन धर्म के अनुयायी भी आपको मिलेंगे। जैसे कि अगर हम बात करें प्रतिहार वंश की, है ना, तो प्रतिहार वंश वो ब्राह्मण, हरिचंद्र जो था वो कैसे था? ब्राह्मण था। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो गोपीनाथ शर्मा है उन्होंने ब्राह्मण होने का सिद्धांत दिया है। तो उनकी उत्पत्ति की जो है राजपूतों की उत्पत्ति वो एक प्रमुख विषय है। आप लोगों को ये याद रखना है कि किसने क्या बोला, क्या नहीं बोला। और अगर हम टॉस की बात करते हैं, है ना, कर्नल टॉड्स की बात करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि जो कर्नल टॉड्स है, ये र नहीं आएगा, कर्नल टॉड्स जो है उसने सर्वप्रथम इन लोगों को आपका राजपूत कह के संबोधित किया था। पहली बार अगर किसी ने राजपूत बोल के संबोधित किया इन छोटे राजवंशों को, तो किसने किया था? कर्नल टॉड्स ने किया था। तो आपको ये चीजें याद रखने की, चंद्रबरदाई ने क्या सिद्धांत दिया था, है ना, गोपीनाथ शर्मा ने क्या सिद्धांत दिया था, अग्निकुंड का सिद्धांत किसका है, ऋषि वशिष्ठ ने क्या सिद्धांत दिया था, तो आपको ये पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एग्जाम में इनसे सवाल पूछता है। कभी कभी आप चाहे एसएससी का एग्जाम लीजिए, पीएससी का लीजिए, रेलवे का लीजिए, व्यापम का लीजिए, इस तरीके के जो छोटे सवाल है जो गहराई में मिलते हैं वो आपसे पूछ लेता है। तो आपको इसकी उत्पत्ति याद रखना है। नेक्स्ट हम आते हैं कि मुख्य, हमने तो अभी 4 वंश के बारे में पढ़ा, लेकिन जब हम इसको पूरे इतिहास को देखते हैं राजपूतों के बारे में, तो हम पाएंगे कि सिर्फ ये 4 वंश नहीं थे, बल्कि और भी बहुत सारे राजवंश, है ना, राजपूत राजवंश बहुत सारे हुआ करते थे। तो उन राजवंशों को अगर हम देखें तो उनकी उत्पत्ति के आधार पर कि वो कैसे उत्पन्न हुए, उनको 4 भागों में बांटा गया है। कुल संख्या तो 36 मानी गई है, लेकिन उनको किसमें बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। तो पहले बांटा गया है, पहला कौन सा है? सूर्यवंशी। तो अगर हम सूर्यवंशी शासकों की बात करते हैं या सूर्यवंशी राजाओं की बात करते हैं, तो माना गया है कि सूर्यवंशी राजा जो हैं वो कितने हैं, कितने वंश हैं? ऐसे सूर्य से उत्पत्ति कितने राजवंशों की है? तो 10 हैं। चंद्रवंशी कितने वंश हुए हैं? तो वो भी 10 हुए हैं। अग्निवंश या अग्निकुंड का सिद्धांत क्या कहता है? 4, हमने 4 पढ़ा, ठीक है। फिर ऋषि वंश, ऋषियों के वंश से जो निकले वो 12 शासक है। इस प्रकार जो राजपूत वंश है वो कुल कितने होते हैं? 36 राजपूत वंश होते हैं। अगर हम इसको और देखते हैं, मतलब उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है मगर फिर भी आप ध्यान रखिए, अगर हम इसको और गहराई में जानते हैं तो हम पाते हैं कि जो चौहान वंश है ना, चौहान वंश आगे जाकर, कालांतर में आगे जाकर और 24 भागों में बट जाता है, ठीक है। इनके अलावा और 24 भागों में बट जाता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो राजपूत वंश है वो ना सिर्फ 36 बल्कि कई, है ना, कई अलग अलग शाखाओं में, कई अलग अलग नाम से अलग अलग शाखाओं में, अलग अलग भू क्षेत्रों में क्या करते थे? अपना साम्राज्य चलाते थे। लेकिन हमको 36 को मुख्य रूप से याद रखना है। अब अगर हम इनके विस्तार के बारे में बात करें, ठीक है, तो आप लोगों के लिए एक काम है, जब आप लोग ये वीडियो देख रहे होंगे उसी समय इसको यहीं पर पॉज करेंगे, अपने फ़ोन में या आपके पास में मैप होगा, इंडिया का मैप लेके आएंगे, ठीक है। और इंडिया के मैप में आप देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर ये क्षेत्र पाए जाते हैं। इससे क्या होगा? आपको समझने में आसानी होगी, ठीक है। क्या होगी? आपको समझने में आसानी होगी कि कौन से राजवंश का क्षेत्र कौन सा है। चलिए,
तो सबसे पहले हम आते हैं किसमें, प्रतिहार वंश में। ठीक है, तो जब हम प्रतिहार वंश के बारे में बात करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि जो प्रतिहार वंश है उनका क्षेत्र कौन सा रहा, गुजरात और दक्षिण राजस्थान का क्षेत्र रहा। तो जो गुजरात वाला भाग है ना, अगर मैं बात करूं तो मतलब कुछ इस तरीके का हमको मिलता है भारत के इस तरफ में। मेरा एग्जैक्ट डायग्राम तो नहीं है, लेकिन हम बस समझने के लिए है कि ऐसे करके नीचे चला जाता है। तो हम ये देखते हैं कि ये जो गुजरात वाला हिस्सा, यहाँ पर अगर ऐसा गुजरात है तो ये गुजरात वाला हिस्सा और ये दक्षिण राजस्थान, पूरा नहीं लेकिन ये दक्षिण राजस्थान है, ये वाला जो हिस्सा होता है वो किनका होता है, प्रतिहारों का होता है। और प्रतिहार राजवंश जो है वो आपको इस क्षेत्र में मिलते हैं। फिर हम आते हैं चालुक्य। जब हम प्रतिहारों को देखते हैं तो प्रतिहार जैसे जैसे विकास करते हैं और विकास के बाद जैसे जैसे उनका क्या होने लगता है, पतन होने लगता है। प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था, यशपाल था। तो जैसे ही यशपाल की मृत्यु होती है, प्रतिहार राजवंश जो है वो समाप्त होता है। जैसे जैसे वो समाप्त होते जाता है वैसी वैसी जो चालुक्य राजवंश है उनका उदय होने लगता है उसी क्षेत्र में। और आगे जाकर प्रतिहारों के क्षेत्र में ही, मतलब मुख्य रूप से गुजरात और दक्षिण राजस्थान का जो क्षेत्र है वहीं पर चालुक्य वंश क्या होते हैं, आते हैं। ठीक है, समझ में आई मेरी बात। चालुक्य वंश कहाँ पर आते हैं, तो जो प्रतिहार है उनका जो क्षेत्र था उसी क्षेत्र में चालुक्यों का क्या होता है, उदय होता है। और अगर हम चालुक्यों की बात करें, है ना भाई, अगर हम चालुक्यों की बात करें तो इसी समय पर मोहम्मद गोरी ने आक्रमण किया था, है ना। चालुक्य वंश का शासक जो था हम इसको पढ़ेंगे, और भीम प्रथम, उसी के शासनकाल में मोहम्मद गोरी ने आक्रमण किया था जब सोमनाथ मंदिर को तोड़ा गया था। ठीक है, तो इसी तरीके से हम देखते हैं कि चालुक्य शासकों के समय पर मुस्लिम आक्रमण होना प्रारंभ हुए थे, उस समय पर हुए थे प्रमुख मुस्लिम आक्रमण। फिर हम आते हैं चौहान वंश में। ठीक है, तो चौहान वंश को हम जब देखते हैं तो हमको मिलता है, इनका क्षेत्र कहाँ पर मिलता है, इनका क्षेत्र अजमेर और जो दिल्ली है ना, अजमेर से लेके दिल्ली तक, और अजमेर और जो दिल्ली का क्षेत्र है वहां पर मुख्य रूप से किसका राजवंश चलता है, चौहान। कौन, पृथ्वीराज चौहान, जो हम जानते हैं पृथ्वीराज चौहान संयोगिता। तो उस जो पृथ्वीराज चौहान थे उनका शासन हमको किस क्षेत्र में मिलता है, अजमेर और दिल्ली। अब आता है कि अजमेर के दिल्ली कैसे हो गया यार, अजमेर तो चलो ठीक है, अजमेर तो उनका क्षेत्र ही था। तो हम देखते हैं कि जो पृथ्वीराज चौहान थे, है ना भाई, पृथ्वीराज चौहान जो थे उनका जो ननिहाल है, ठीक है, उनकी मम्मी का जो घर, उनके मामा का घर, नानी का घर जो है वो दिल्ली क्षेत्र हुआ करता था। और दिल्ली की स्थापना तोमर वंशी शासक अनंतपाल ने की थी। ठीक है, याद रखिएगा, दिल्ली की स्थापना तोमर वंशी शासक अनंतपाल ने की थी। और ये जो थे वो पृथ्वीराज चौहान के क्या थे, ननिहाल से संबंधित थे, उनके रिलेटिव थे। तो आगे जाकर हम देखते हैं कि बाद में जो चौहान वंश है वो चौहान वंश जो है वो दिल्ली तक विस्तृत हो जाते हैं, उस क्षेत्र को भी वो लोग अपने शासन में लेते हैं। इसी प्रकार तो चौहान वंशों का शासन क्या हुआ, अजमेर और दिल्ली हुआ। फिर हम आते हैं, है ना, ये हुआ। फिर हम आते हैं परमार वंश में आते हैं। तो अगर परमार वंश को देखें तो जो इधर नीचे की तरफ जो मालवा क्षेत्र है ना, मालवा क्षेत्र जो है मध्य भाग में, उस तरफ में मालवा धार इनकी राजधानी थी। जो मालवा क्षेत्र है वहां पर इनका, मध्य प्रदेश वाला जो क्षेत्र, ठीक है, वहां पर इनका शासन था। फिर हम गढ़वाल में आते हैं। तो जो गढ़वाल थे कन्नौज क्षेत्र में इनका अधिकार हुआ करता था, है ना भाई, गढ़वाल। ठीक है, इस प्रकार हम जो देखते हैं तो आप जो इनके क्षेत्रों को देखोगे, क्या, गुजरात, दक्षिण राजस्थान, ठीक है, अजमेर, दिल्ली, मालवा, धार, कन्नौज, तो ये जो क्षेत्र है ये आपको मुख्य रूप से जो आप पश्चिम वाला भाग है भारत का, पश्चिम, मुख्य रूप से उत्तर भारत और मध्य भारत वाला जो क्षेत्र है वहां पर इनका विस्तार हमको ज्यादा मिलता है। तो अगर हम बात करें राजपूतों की तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि राजपूत वंशों का विस्तार मुख्य रूप से भारत के किन क्षेत्रों में रहा, और आपको ऑप्शन देगा उत्तर भारत, उत्तर दक्षिण भारत, पूर्व भारत, पश्चिम भारत, दक्षिण भारत। तो आपको पता होना चाहिए मध्य और उत्तर भारत, उत्तर भारत वाला जो क्षेत्र है वहां पर इनका विस्तार हुआ।
अब हम देखते हैं हिंदू राजशाही वंश। ठीक है, तो हम देखते हैं कि भारत अभी वर्तमान में जो भारत का क्षेत्र है वहां पर तो राजवंशों का राजपूतों का शासन था, लेकिन जो आपका हिंदू राजशाही वंश थे, ठीक है, ये आप बस रफ समझ लीजिए, बहुत बड़ा हो गया, इसको छोटा कर देती हूँ। ठीक, तो जो आज के टाइम पर जो पाकिस्तान वाला हिस्सा है ना, जो पाकिस्तान वाला हिस्सा है, इस क्षेत्र में हिंदू शाही राजवंशों का शासन चला करता था। ठीक है, समझ में आई मेरी बात। वर्तमान के पाकिस्तान वाले क्षेत्र में हिंदू राजशाही राजाओं का क्या चलता था, राजाओं का शासन चलता था। तो जिस प्रकार से ये कुछ प्रमुख थे, इसके अलावा हमको और भी पढ़ना है। तो राजपूतों के प्रमुख राजवंश जो हमने पढ़े उसको एक बार और देख लीजिए। क्या है? प्रतिहार, हमने उनका क्षेत्र देख लिया। परमार राजवंश, चौहान, चालुक्य, गढ़वाल, चंदेल, पाल, सेन, तो ये कुछ प्रमुख राजवंश है जिसके बारे में आज हम अपने वीडियो में पढ़ेंगे। तो अगर इनमें हमने इनके तो क्षेत्रों को पढ़ लिया, लेकिन अगर मैं इसमें खजुराहो का क्षेत्र है ना भाई, वर्तमान में जो खजुराहो का क्षेत्र है वो क्या होता था, चंदेलों का शासन क्षेत्र होता था। वैसे पाल और सेन के बारे में जब हम आते हैं तो पाल और जो सेन है ये बंगाल तरफ के शासक है। ठीक है, तो पाल जो है वो बंगाल के जो मुंगेर क्षेत्र है वो क्षेत्र में इनका शासन था, और जो सेन शासक है वर्तमान में जो बांग्लादेश, पहले क्या वो बंगाल का ही पार्ट था, है ना भाई, तो जो वर्तमान में बांग्लादेश है उस क्षेत्र में सेन शासकों का शासन चलता था। तो ये कुछ प्रमुख राजवंश है जिसको हम देखेंगे। मैं चाहूंगी कि इस तरफ की जो चीजें हैं, इतिहास, उत्पत्ति, ठीक है, ये सारी चीजें कम से कम यहाँ तक आप लोग नोट कर लें। प्रमुख राजवंश तक, अभी तक हमने जहाँ तक किया यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि आपके नोट्स में ये अवेलेबल है, लेकिन कुछ पॉइंट्स जो है वो एडिशनल है और ये एग्जाम में पूछता है, तो इसलिए आप इतनी चीज़ों को तो नोट करिए ही करिए। ठीक है, दूसरी चीज़ मेरे को आपको बोलना था कि मैं खुश हूँ कि आप लोग में से बहुत सारे लोग जो है वो व्हाट्सएप में मैसेज कर रहे हैं, है ना, जो भी आपको मैं अगर होमवर्क दे रही हूँ तो वीडियोस को भेज रहे हैं, लेकिन अभी भी उनकी संख्या 1, 2, 3 है, जबकि ग्रुप्स जो है उसमें 20-20, 30-30 लोग हैं। तो आप लोग प्लीज़, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि आप लोग वीडियोस देखें, क्योंकि आप अपना नुकसान कर रहे हैं, हमारा कुछ नहीं जा रहा है। हम तो एक बच्चा पढ़ेगा तब भी पढ़ाएंगे, 20 लोग पढ़ेंगे तब भी पढ़ाएंगे, तो आप लोग के लिए ज़रूरी है उसको पढ़ना, क्योंकि आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना, एग्ज़ाम देना है। तो प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान रखिए, आप लोग होमवर्क सब के सब कीजिए। मुझे चाहिए कि 20 लोग जितने भी ग्रुप में हैं उसमें से 20 के 20 लोग हैं, तो 20 के 20 लोग जो हैं वो मुझे आंसर करें, क्वेश्चंस का आंसर करें। 4-5 आता है, कुछ बड़े अगर आंसर लिखने दी हूँ तो वो 3-4 आते हैं, तो इसको प्लीज़ बढ़ाओ यार, ताकि मुझे भी तो अच्छा लगे ना। अगर मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ और मेरा पढ़ाना आपको समझ में आ रहा है तो वो चीज़ मुझे पता चलनी चाहिए। अगर आप लोगों मेरे को नहीं समझाओगे तो मुझे कैसे पता चलेगा, और मुझे समझ तभी आएगा जब आप लोगों को जो होमवर्क दिया जा रहा है उसको आप लोग करें। ठीक है, जो होमवर्क है उसको आप लोग करें, चीज़ों को समझे। आप लोग को डाउट है तो आप डाउट पूछो, मैं आप लोगों का सबका आंसर देखती हूँ और उसको कोशिश करती हूँ कि आप लोग को रिप्लाई करूँ। तो प्लीज़ आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखिए कि आप लोगों को अपनी पढ़ाई में ध्यान देना है, और जो भी होमवर्क मिल रहा है आप उसको करो, क्योंकि अगर देखिए टीचर जो है उसका काम ये है कि वो आप लोगों को समझाए, सिखाए, ये ऐसा होता है वो बताए, लेकिन अगर आप लोग बोलो कि आप लोगों को स्पून फीडिंग कराया जाए, चम्मच से खाना खिलाओ बोलने से नहीं होता, और अगर ऐसा कर भी दे तो भी आप पास नहीं हो सकते किसी भी हालत में। हमारे देखिए पद जो है वो आप अपने लिए पाना चाहते हैं, ना कि हमारे लिए, है ना भाई। तो अच्छा है कि आप लोगों को ही उसकी प्राप्ति करनी है, तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो जो होमवर्क मिल रहे हैं उसको आप लोग गूगल पे सर्च करो, गूगल में तो
एक बार में चीज़ें मिल जाती है। एटलीस्ट आप गूगल में सर्च करो, उसको आप लोग नोट करो, अपने नोट्स में लिखो और उसके बाद हम लोग को बताओ कि ये है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। तो इससे क्या आपका भी इंटरेस्ट सब्जेक्ट में बना रहेगा, क्योंकि इतने दिन के लॉकडाउन में घर में रह के मुझे भी समझ में आता है कि इतने दिन के लॉकडाउन में घर में रह के हम थोड़े से कुंठित हो गए हैं चीज़ों के लिए। उत्साह जो है पढ़ने का वो खत्म हो गया, लेकिन उसको खत्म नहीं करना है। जो बहुत अच्छा सर ने एक आप लोगों सबको काम दिया है कि सुबह सबको उठना है, एक्सरसाइज करना है, योगा करना है, वॉक पे जाना है और जॉगिंग पे जाना और उसके फोटोज डालना है, वो बहुत अच्छा चीज़ है। क्यों? क्योंकि उससे आप दिन भर एक्टिव रहते हो, है ना। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखो कि आप लोग को एक्टिव रहना है, ना सिर्फ अपनी फिजिकल एक्टिविटी में बल्कि अपने मेंटल एक्टिविटी में भी। तो जो भी होमवर्क मैं दे रही हूँ उसको, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत हार्ड तो नहीं दे रही, छोटी छोटी चीज़ें, उसको प्लीज़ करो आप लोग और उसको आंसर ग्रुप में मैसेज करो ही करो, ताकि मुझे भी अच्छा लगे और आपका भी इंटरेस्ट पढ़ाई में बना रहे। समझ आ रही मेरी बात? तो इसको यहाँ तक नोट करिएगा, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस पूरे इसका, है ना, लेकिन स्क्रीनशॉट यार तभी लेना जब बाद में आप उसको नोट करो, क्योंकि अगर आप स्क्रीनशॉट लेके मेरे फोन में तो पड़ा है बोलोगे तो वो कभी भी वापस नहीं निकलता, वो आप भी जानते हो और मैं भी जानती हूँ। तो प्लीज़ अगर आप इसको, मैं तो बोलूँगी कि आप इसको पॉज करो, पॉज करने के बाद अभी के अभी इसको अपने इसमें नोट्स में लिख लो, उसके बाद आगे का वीडियो देखो। और अगर नहीं, आप लोग को लगता है कि नहीं तो मैं तो बहुत कर्मठ हूँ और मैं ज़रूर कर लूँगा या कर लूँगी, तो आप लोग स्क्रीनशॉट इस पूरे सेक्शन का आप अभी स्क्रीनशॉट ले लो और रखो, वीडियो को कंटिन्यू करो और फिर बाद में लेकिन इसको नोट जरूर करना, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं इनके प्रमुख राजवंशों में। अगर मैं राजपूत वंश के प्रमुख राजवंशों के बारे में पढ़ूं तो प्रमुख राजवंश में जिसको सबसे पहले हमें पढ़ना चाहिए या जो हम पढ़ेंगे वो आते हैं कौन से? गुर्जर प्रतिहार वंश। ठीक है, कौन आते हैं? गुर्जर प्रतिहार वंश। अगर मैं प्रतिहार वंश के बारे में जब हम देखें तो हमको समझ में आता है कि ये जो वंश है वो कहाँ से बिलोंग करते हैं? जो गुजरात वाला क्षेत्र है ना, जो गुजरात वाला क्षेत्र है ये वहाँ से बिलोंग करते हैं, उस क्षेत्र में इनका विस्तार था। इस वंश के अगर संस्थापक की बात करूं तो वो कौन थे? हरिचंद्र, है ना। इस वंश के संस्थापक कौन थे? सॉरी, इस वंश के संस्थापक कौन थे? हरिचंद्र इस वंश के संस्थापक थे। और अगर इनके वास्तविक संस्थापक की बात की जाए तो इस वंश का जो वास्तविक संस्थापक था वो कौन था? नागभट्ट। कौन था वास्तविक संस्थापक? नागभट्ट। और नागभट्ट इसलिए प्रमुख है ना, नागभट्ट का जो शासन काल था, हम जब इतिहास को और विस्तार से देखें तो हमको दिखता है कि जो नागभट्ट का शासन काल था, इसके शासन काल में जो मुस्लिम आक्रमण जो थे वो क्या हो गए थे? प्रारंभिक मुस्लिम आक्रमण जो थे वो बढ़ गए थे, है ना। प्रारंभिक मुस्लिम आक्रमण बढ़ गए थे और इन पर नियंत्रण या उनको पराजय किसने किया था? उसे नागभट्ट प्रथम ने ही क्या किया था? उन लोगों को पराजित किया था और उनको वापस भेजा था। तो ये एक जो प्रतिहार वंश उसके प्रमुख शासक हुए, है ना भाई, क्योंकि ये प्रारंभिक है और उन्होंने वापस भेजा था। फिर उसके बाद आता है नागभट्ट द्वितीय। तो अगर हम इनके नॉर्मल तरीके से देखें तो हम देखेंगे कि जो इसके प्रमुख राजवंश है वो कौन कौन है? नागभट्ट द्वितीय, मिहिर भोज, राजपाल। तो ये प्रतिहार वंश के प्रमुख राजा रहे या शासक रहे। अगर हम इसके मिहिर भोज नामक शासक के बारे में देखते हैं तो मिहिर भोज जो है वो भी प्रतिहार वंश के बहुत पराक्रमी राजाओं में से एक था। और क्योंकि वो वैश्य धर्म का मानने वाला था, है ना, हिंदू राजा था, वैश्य धर्म का मानने वाला था, तो उसने आदि वराह की उपाधि धारण की थी। किसने की थी? मिहिर राज का। प्रीलिम्स में और जो ऑब्जेक्टिव टाइप के अगर मैं क्वेश्चन बोलूं तो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चनों में ये उनका बहुत
फेमस मतलब फेवरेट क्वेश्चन होता है। किस टाइप का? अगर किसी राजा को किसी और नाम से जाना जाए या अगर किसी राजा ने कोई उपाधि धारण की हो, तो जो वन लाइनर क्वेश्चंस होते हैं, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, उसमें इस टाइप का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको याद रखना है कि प्रतिहार वंश के जो राजा मिहिर भोज थे, उन्होंने क्या चीज की उपाधि धारण की थी? आदि वराह की उपाधि धारण की थी। फिर आते हैं उसमें और कौन आता है? राजा राजपाल। अगर हम इस प्रतिहार वंश के बारे में बात करें, है ना भाई, तो हम पाएंगे कि ये जो प्रतिहार वंश है वो स्वयं को लक्ष्मण का वंशज मानते हैं। ठीक है, क्या मानते हैं? इनका मानना है कि जो लक्ष्मण हैं हम उनके वंशी हैं, है ना, उनके वंश के हैं। और क्योंकि लक्ष्मण का क्या, जब हम रामायण देखते हैं तो उसमें क्या मिलता है? लक्ष्मण का काम हमको मिलता है कि जो लक्ष्मण था उनका काम क्या था? सीता की रक्षा करना। ठीक है, तो वो रक्षक वाला जो फॉर्म है, मतलब प्रोटेक्टर वाला, रक्षक वाला जो फॉर्म है, उसी से, वो रक्षक से ही जो है प्रतिहार शब्द की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, तो इनका जो काम है ये भी स्वयं को रक्षक के रूप में देखते थे। तो ये अपने आप को क्या मानते थे? लक्ष्मण वंशी मानते थे। फिर अगर हम इनकी राजधानी को देखते हैं, है ना भाई, तो अगर हम इनकी राजधानी को देखते हैं तो हम देखते हैं इनकी प्रारंभिक राजधानी तो उज्जैन ही थी। ठीक है, प्रारंभिक राजधानी उज्जैन ही थी, लेकिन आगे चलकर इनकी राजधानी क्या हो जाती है? कन्नौज हो जाती है। क्या हो जाती है? कन्नौज हो जाती है। ठीक है सॉरी, कन्नौज हो जाती है। और कन्नौज कैसे हुई? तो आपको एक और चीज हमने पिछले वीडियो में देखा था, त्रिपक्षीय संघर्ष। जब हम राष्ट्रकूट पढ़ रहे थे तब हमने देखा था त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में। तो क्या हुआ था? हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद जो कन्नौज क्षेत्र है उस पर अधिकार करने के लिए तीन पक्ष, कौन कौन से थे वो तीन पक्ष? प्रतिहार, राष्ट्रकूट और कौन थे? पाल। ये क्या थे? त्रिपक्षीय संघर्ष में इन लोगों ने युद्ध किया था। और हमने अपने पिछले वीडियो में ही देखा था, क्या देखा था? कि जो त्रिपक्षीय संघर्ष है वो अनुमानतः कितने साल तक चला? 200 वर्ष तक चला। और अंत में जो प्रतिहार वंश है इन्होंने क्या किया था? इस त्रिपक्षीय युद्ध में विजय प्राप्त की थी। तो मैं जैसे हमेशा कहती हूँ कि जब हम नया कुछ पढ़ते हैं और उसमें पुरानी बात आती है तो पन्ना पलट के पुरानी चीजों को रिवीजन कर लीजिए। क्यों? ताकि हमको वो याद रहे, है ना, हमको भूलना नहीं है भाई। तो चलिए आते हैं। तो ये जो शासन चला था वो किस समय का था? तो नागभट्ट प्रथम के दौर का था। तो नागभट्ट प्रथम ही वो राजा था जिसने क्या किया था? राजधानी को उज्जैन से कन्नौज में स्थानांतरित किया था। पूछ लेगा आपसे क्वेश्चन कि प्रतिहारों की प्रारंभिक राजधानी क्या थी, तो आपको याद होना चाहिए क्या थी? उज्जैन थी। फिर आपसे पूछ सकता है कि क्या बोलते हैं उज्जैन के बाद प्रतिहारों की राजधानी क्या बनी? आपको पता होना चाहिए कन्नौज बनी। आपसे पूछेगा कि प्रतिहारों की राजधानी को उज्जैन से कन्नौज किसने स्थानांतरित किया था? तो किसने किया था? नागभट्ट प्रथम ने किया था। ठीक है, तो देखिए छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत बड़ी चीज नहीं है, बस यहीं पर ही है तीन चीजें, लेकिन इन छोटी छोटी चीजों से आप 4 से 5 क्वेश्चन क्या कर सकते हो? सॉल्व कर सकते हो। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। महेंद्रपाल क्या है? राजा महेंद्रपाल। अगर हम राजा महेंद्रपाल के बारे में बात करें तो हम देखते हैं कि इनके दरबारी कवि कौन थे? राजशेखर, है ना, राजशेखर इनके दरबारी कवि थे। क्योंकि ये बहुत प्रसिद्ध कवि है। इनकी प्रमुख कुछ काव्यों को देख लीजिए, मैंने आपको होमवर्क भी दिया था इसका, है ना। काव्य मीमांसा के रचनाकार कौन थे? कुछ लोगों ने इसका आंसर भी बिल्कुल सही किया था, मुझे ग्रुप में मिला था, लेकिन बाकी लोग तो ध्यान देते नहीं है। चलिए खैर, राजशेखर जो थे उन्होंने काव्य मीमांसा की रचना की थी और बाल रामायण की रचना की थी। राजशेखर की ये 2 प्रमुख रचनाएं हैं जिसको आपको अच्छे से याद रखना है। कौन कौन सा? काव्य मीमांसा और
बाल रामायण, ये तो राजशेखर की, ये राजशेखर है ना, ठीक है, राजशेखर की प्रमुख रचनाएं हैं जो आपको अच्छे से याद रखना है। एग्जाम में पूछता है इस टाइप की चीजें, वो बहुत ज्यादा पूछता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं, अगले शासक कौन है? राजपाल। ठीक, तो राजपाल के शासन काल में जो गजनवी है ना, मोहम्मद गजनवी जो था, उसने क्या किया था? आक्रमण किया था। ठीक है, उसने आक्रमण किया था। तो उसने क्या हुआ था? मोहम्मद गजनवी से लड़ाई करने के लिए, ठीक है, वो जो गजनवी था उससे युद्ध करने के लिए जो राजपाल है वो त्रिगुट बनाता है। क्या बनाता है? त्रिगुट का निर्माण करता है। आप इसमें कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पर त्रिपक्षीय और यहाँ पर त्रिगुट है। तो जब पक्षीय का बात होता है तो वहां पर आपसी विद्रोह की बात करते हैं, और जब गुट का बात होता है तो आपसी सहयोग की बात करते हैं। ठीक, याद रखना। तो जो त्रिगुट था, इसके अंतर्गत कौन कौन थे? प्रतिहार, चंदेल और हिंदू शाही राजवंश। तो जो राजपाल था उसने क्या किया? जब गजनवी ने उस पर आक्रमण किया, या गजनवी का जब आक्रमण हुआ, तब इसने त्रिगुट का निर्माण किया, जिनमें ये तीनों राजवंश आपस में मिलकर किसके विरुद्ध युद्ध करते हैं? गजनवी के विरुद्ध में युद्ध करते हैं। लेकिन इस युद्ध में जो प्रतिफल निकलता है वो क्या होता है कि गजनवी इन तीनों को संयुक्त सेना बनाकर भी लड़ते हैं, फिर भी इनको क्या कर देता है? पराजित कर देता है। और अंत में आता है इस वंश का अंतिम शासक यशपाल। ठीक है, मैंने पिछले वीडियो में ही हम लोग बात किए थे कि कभी भी हम देखेंगे वीडियो के बारे में तो जो अंतिम शासक होते हैं और अंतिम शासक और जो प्रथम शासक होते हैं वो क्या होते हैं? इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आगे जब इसको देखते हैं, मतलब अंतिम शासक तो यशपाल हो गया, उसके बाद हम जब इसको देखते हैं तो हम क्या पाते हैं कि अब जो है प्रतिहारों का राजवंश समाप्त होते जा रहा है। प्रतिहारों के राजवंश के समाप्त होने के साथ साथ जो गढ़वाल है, चालुक्य है, ठीक है, इन राजवंशों का क्या होता है? इन्हीं के क्षेत्र में उदय होता जाता है। हमने वहां पर क्षेत्र विस्तार में पढ़ा ना भाई कि जो चालुक्य है वो लोग प्रतिहारों के ही जो गुजरात और दक्षिण राजस्थान का क्षेत्र है वहां पर उन लोगों ने शासन प्रारंभ किया था। तो इन्हीं के क्षेत्र में जब ये लोग कमजोर होते गए तो गढ़वाल और चालुक्य जैसे छोटे राजवंश जो है, दूसरे राजवंश जो है वो क्या होते गए? मजबूत होते गए। ठीक, और उन्होंने इनके बाद में अपने शासन का स्थापना की। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं, ये है ना गढ़वाल। ठीक है, क्या? गढ़वाल राजवंश। तो अगर मैं गढ़वाल राजवंश के बारे में बात करूं, ठीक है, तो हमको इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम देखेंगे कि इनका जो क्षेत्र विस्तार हुआ है वो कहां से हुआ है? कन्नौज से वाराणसी तक का जो क्षेत्र था, है ना भाई, जो कन्नौज मुख्य रूप से तो कन्नौज था, लेकिन कन्नौज से जो वाराणसी तक का क्षेत्र है उस संपूर्ण क्षेत्र में किसका शासन था? आपका गढ़वालों का शासन चलता था। और इनकी राजधानी क्या हुआ करती थी? कन्नौज ही जो थी वो इनकी राजधानी हुआ करती थी। वापस से अपने पास्ट में आइए, गढ़वाल वंश का उदय हुआ है ना, राजधानी कन्नौज बना लिए थे प्रतिहारों ने। तो यहीं पर हमको ये बात सिद्ध हो जाती है कि इनके बाद में जो राजधानी थी कन्नौज वो गढ़वालों के राजवंश में चली गई थी। और क्या बोलते हैं, चालुक्यों को देखते हैं कि उनका बाकी क्षेत्र, गुजरात वाला जो क्षेत्र है वहां पर चालुक्य आ गए थे। तो आपको ऐसे चीजों को एक दूसरे से इंटरलिंकिंग करना है, आपस में मिला के पढ़ना है, तभी आप समझोगे। ठीक है, चलिए वापस आते हैं। तो इनका क्षेत्र, इनकी राजधानी क्या थी? गढ़वालों की कन्नौज ही थी। उसके बाद जब हम इनके संस्थापक में आते हैं तो चंद्रदेव जो था, है ना, चंद्रदेव जो था वो गढ़वाल वंश का संस्थापक माना जाता है। ठीक, फिर इस वंश के एक और शासक आते हैं, वो है मदनपाल।
ठीक। तो जब हम मदन पाल को देखते हैं तो मदन पाल, देखिए हमने इससे पहले ही पढ़ा है कि जो तुर्क है, जो मुस्लिम आक्रमण है वो कंटिन्यूसली भारत पर होते जा रहे हैं। तो हम देखेंगे कि गढ़वाल वंश के शासक जो मदन पाल हैं, है ना भाई, उनको तुर्क आक्रमणकारी जो थे वो क्या कर लेते हैं, बंदी बना लेते हैं। लेकिन जो गोविंद चंद्र रहता है वो इनको क्या करता है, गोविंद चंद्र वो इसको उनके चंगुल से मुक्त करता है। फिर हम आते हैं नेक्स्ट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, याद कर लो, घोट लो, पी लो, क्या आते हैं, राजा जयचंद्र के बारे में। तो जो राजा जयचंद्र था, है ना, उसका युद्ध किससे हुआ था, गोरी से हुआ था, है ना, गोरी से हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था, चंदावर का युद्ध। कई बार पूछा है चंदावर का युद्ध कब हुआ था, तो 1194 में हुआ था। चंदावर का युद्ध गढ़वाल राजा जयचंद्र, है ना, जयचंद्र और गोरी के मध्य में हुआ था। तो अगर हम देखते हैं तो ये कहां पर हुआ था, यमुना नदी के तट पर हुआ था। इसके सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है। चंदावर का युद्ध कब हुआ था, कहां पर हुआ था, तो आपको ये चीजें बिल्कुल एकदम रट लेनी है कि जो चंदावर का युद्ध हुआ था 1194 में, वो गढ़वाल वंश के शासक, है ना, गढ़वाल वंश के शासक जयचंद और किसके बीच हुआ था, मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था। और मोहम्मद गोरी ने जयचंद की हत्या कर दी थी और परास्त करके जयचंद की हत्या कर दी थी। फिर हम देखते हैं कि जो जयचंद था इसकी बहन थी संयोगिता, ठीक है, इसकी बहन कौन थी, संयोगिता थी। और संयोगिता का ने किसके साथ विवाह, संयोगिता का विवाह किसके साथ हुआ था, तो चौहान वंश के शासक पृथ्वीराज चौहान, है ना, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के साथ में किसका विवाह हुआ था, संयोगिता का विवाह हुआ था। इसके पीछे एक बहुत मस्त स्टोरी है। जब हम लोग चौहान राजवंश पढ़ेंगे तब मैं इसके बारे में आप लोग को बताऊंगी। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि जो गढ़वाल राजवंश है ना, गढ़वाल राजवंश है और जो चौहान राजवंश है, ये दोनों ही एक दूसरे के क्या थे, विरोधी थे। यही कारण था कि जब जयचंद का युद्ध, मोहम्मद गोरी चंदावर का युद्ध जब होता है तो चौहान वंश इसकी सहायता नहीं करता, ठीक है। और इसका जो विवाह हुआ था वो ऐसा कहा जाता है कि अपहरण करके किया गया था। इसके पीछे बहुत अच्छी स्टोरी है, मैं आप लोगों को चौहान वंश में इसको बताऊंगी। बस अभी इतना समझ लीजिए कि क्योंकि चौहान वंश और गढ़वाल वंश के संबंध अच्छे नहीं थे, वैवाहिक संबंध होने के बाद भी उनके बीच में आपसी सहयोग नहीं था। यही कारण था कि जो चौहान है उन्होंने जयचंद का सहयोग नहीं किया था चंदावर के युद्ध में। फिर आते हैं नेक्स्ट, परमार वंश, ठीक है। तो अगर हम परमार वंश की बात करते हैं तो परमार वंश का जो क्षेत्र विस्तार रहा है वो कौन सा रहा है, वो रहा है मालवा का क्षेत्र, ठीक है। मालवा धार का जो क्षेत्र है वो इनका विस्तार क्षेत्र रहा है परमारों का। इनकी उत्पत्ति को देखते हैं, संस्थापकों को देखते हैं तो उपेंद्र, ठीक है, इसके संस्थापक कौन है, उपेंद्र या कृष्ण राज। अगर आप एसएससी और रेलवे के एग्जाम को देखते हो तो कई बार इसको पूछा गया है ना, ये आपका परमार वंश के संस्थापक कौन है वो कई बार पूछा हुआ, तो आपको याद रखना है उपेंद्र या कृष्ण राज परमार वंश के संस्थापक हैं। फिर हम इनकी राजधानी में आते हैं तो हम इनकी राजधानी में देखते हैं कौन सी है इसकी राजधानी, इसकी राजधानी क्या है, उज्जैन जो है वो इसकी राजधानी है, ठीक है। उज्जैन किनकी राजधानी है, परमार वंश की राजधानी है। देखिए आप कई जगह पर देखोगे कि उज्जैन, इससे पहले भी जब हम देख रहे थे तो उज्जैन को देखे और किसको देखे थे, कन्नौज को देखे। तो इससे हमको सीधा सीधा पता चलता है कि प्राचीन जो राजवंश थे, ठीक है ना, देखिए ऐसा तो नहीं होगा ना कि एक ही जगह पर दो राजवंशों की राजधानी रहे। तो जो प्राचीन राजवंश हैं उनका हमेशा आपस में क्या होता था, संघर्ष होता रहता था। बहुत सारे छोटे बड़े युद्ध होते रहते थे और ये एक दूसरे को क्षेत्र जो है, एक दूसरे के जो क्षेत्र हैं उसको जीत कर अपना साम्राज्य स्थापित करते रहते थे।
फिर हम नेक्स्ट में आते हैं, इस वंश का जो राजा श्रीहर्म होता है वो पहला परमार वंश का प्रथम क्या होता है, स्वतंत्र शासक होता है। कौन? राजा श्रीहर्म। फिर इस वंश के एक और शासक इंपॉर्टेंट है, कौन है? राजा मुंज। तो राजा मुंज जो थे उनके दरबार में, है ना, उनके दरबार में प्रसिद्ध विद्वान पद्मगुप्त को आरक्षण था, या पद्मगुप्त उनके दरबारी थे। किसके? राजा मुंज के। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है, आपके कई एग्जाम्स में पूछा है कि जो पद्मगुप्त हैं, विद्वान दरबारी जो पद्मगुप्त हैं, वो किस राजा के दरबार में उनको संरक्षण प्राप्त था। तो आपको पता होना चाहिए राजा मुंज के दरबार में। आगे बढ़ते हैं, राजा भोज बहुत कॉमन है, जिसको हम बचपन से सुनते आए हैं, कहावत बोलते ना, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगुतेली, है कि नहीं। तो राजा भोज, तो क्या कारण था अगर हम इसको विचार करें, क्योंकि हमको मेंस के पर्सपेक्टिव से भी देखना है। और जब आप इतिहास को अच्छे से जानते हो ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब आप इतिहास को अच्छे से जानते हो तो आप उन चीज़ों को भी बता सकते हो, अपने आंसर में लिख सकते हो, मतलब दूसरे सब्जेक्ट्स में भी आप लिख सकते हो। आपके दूसरे से जो पूछता है, अगर विचार करने के लिए, नीतियों को विचार करने के लिए देता है, तब आप उसके आंसर को लिख सकते हो। तो इस चीज़ को हम अच्छे से देखेंगे, ठीक है। तो अगर हम राजा भोज के बारे में देखें तो क्यों ऐसा उदाहरण दिया गया, ठीक है। तो जो राजा भोज था वो परमार वंश का प्रमुख शासक तो था, लेकिन ये जो था वो युद्ध में भी बहुत अच्छा हुआ करता था, है ना। इसने बड़ी प्रमुखता के साथ में अपने राज्य का क्या किया था, विस्तार किया था, अपने राज्य का विस्तार किया था। और इसने क्योंकि साहित्य के क्षेत्र में बहुत प्रमुख भूमिका निभाई थी, इसीलिए इसे कविराज की भी उपाधि दी गई थी। अगर हम राजा भोज की बात करें, है ना भाई, तो हम ये पाएंगे कि जो राजा भोज है उसने साहित्य के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, गणित के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, व्याकरण के क्षेत्र में, मतलब कोई सा भी मुझे लगता है कि क्षेत्र ऐसा नहीं बचा होगा जिस पर इसने अपनी किताबों की रचना नहीं की, या जिस पर इसने अपने जो बातें हैं उसको नहीं रखी। तो इसी वजह से, क्योंकि इसने, आप देखो इसने क्या किया था, अगर हम गणित की बात कर ले, विज्ञान की बात कर ले, ठीक है, आयुर्वेद पर इसने अपनी रचना को लिखा था, गणित पर इसने अपनी रचनाओं, कई रचनाओं को, पुस्तकों का, ग्रंथों का रचना किया है, साहित्य पर, चिकित्सा शास्त्र पर इसने किया है, व्याकरण पर किया है। तो जब हम इसके पूरे ऑरा को देखते हैं, जब हम इसके पूरे क्षेत्रों को देखते हैं, तो हम पाते हैं कि जो इसका क्षेत्र है ना, जो इसका क्षेत्र है वो कैसा है, बहुत विशाल है। एक राजा होने के नाते, जो एक पराक्रमी राजा है जिसने युद्ध का विस्तार किया है, ऐसा होते हुए भी इसने बहुत सारे क्षेत्रों में अपना प्रमुख योगदान दिया है। अब आप लोगों के लिए एक बढ़िया सा होमवर्क है कि आप लोगों को, होमवर्क ये है कि आप लोगों को खोज के आना है, आप लोगों को आंसर लिखना है कि राजा भोज की प्रमुख रचनाएं, ठीक है, राजा भोज की प्रमुख रचनाएं आपको ढूंढ के लानी है। मतलब मिनिमम 2 हो, मैक्सिमम ज्यादा होनी चाहिए। तो प्रमुख रचनाओं को आपको ढूंढ के लाना है। जब भी ये वीडियो रिलीज होगा, इस पर या तो आप कमेंट सेक्शन में कीजिए या फिर ग्रुप में आप इसको आंसर लिख के देखो। क्या है क्वेश्चन, आपको राजा भोज की प्रमुख रचनाएं ढूंढनी है, ठीक है। अब जो हम राजा भोज को देखते हैं तो हमको आता है कि भोपाल के निकट आपका इसने क्या किया था, एक नगर की भी स्थापना की थी, ठीक है, इसने उसके निकट में एक नगर की भी स्थापना की थी। फिर हम आते हैं, इसने एक संस्कृत महाविद्यालय का भी निर्माण करवाया था। किसने, राजा भोज ने। क्योंकि देखिए अभी तक आप देख रहे हैं कि इसने साहित्य के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, तो उस काम को और बढ़ाने के लिए हम देखते हैं क्यों उसको कविराज की उपाधि मिली। तो हम देखेंगे कि इसने संस्कृत महाविद्यालय का भी क्या किया था, निर्माण करवाया था। और उसी संस्कृत महाविद्यालय के प्रांगण में ही इसने एक सरस्वती मंदिर का भी निर्माण कराया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है क्योंकि भारत में ये क्या है, एकमात्र सरस्वती मंदिर है। क्वेश्चन पूछेगा एकमात्र सरस्वती मंदिर की स्थापना किसने करवाई थी, तो राजा भोज ने करवाई थी। इसके साथ हम भोजताल के, है ना, भोपाल के भोजताल के बारे में भी जानते हैं।
और ये भी है कि भोजताल को भी किसने बनवाया था, इसी ने बनवाया था, राजा भोज ने बनवाया था। तो इस तरीके से जो आपका परमार वंश है वो खत्म होता है। आपको देखिए, अगर परमार वंश से अगर सवाल पूछता है तो ज्यादा प्रमुख ये है उसका संस्थापक उपेंद्र है ना, उपेंद्र या कृष्णराज उसको, या फिर उस किसको पूछता है, राजा भोज के बारे में। अधिकांश अगर परमार वंश से क्वेश्चन आ रहे हैं तो ज्यादातर क्वेश्चन का जो फोकस है वो इसी में रहता है। एक सेकेंड, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको भी देखा। मेरे को बात को ध्यान रखिएगा कि जिन जिन पर मैं स्टार बना रही हूँ या जिन जिन को मैं क्वेश्चन के रूप में आप लोग को बता रही हूँ उसको आप लोग एकदम अच्छे से याद रख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। आप घटना चक्र ले लो, किसी सब्जेक्ट का आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, आप हिस्ट्री का घटना चक्र ले लो, उसको देखो, आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। और घटना चक्र तो चलिए आपको लेना है वो अलग मैटर है, लेकिन आप लोग ना बच्चों अपना क्या करो, आप लोग अपना खुद के क्वेश्चन बनाना शुरू करो, ठीक है। आप लोग अपनी एक प्रॉपर कॉपी बनाओ, या फिर एक काम करो कि जो भी आप नोट्स बनाते हो ना उसमें बीच में पेपर अटैच किया करो और उस टॉपिक से रिलेटेड है ना, उस टॉपिक, मान लीजिए जैसे कि हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, राजपूत वंश पढ़ रहे हैं, तो जब आप राजपूत वंश पढ़ो तो क्या करो, राजपूत वंश से संबंधित राजपूत वंश से संबंधित जितने भी राजा है, जितने भी क्या बोलते हैं, जो आपको क्वेश्चन लगता है ना, जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी क्वेश्चन के रूप में, जैसे मैं आप लोगों को कुछ कुछ क्वेश्चन बना के बताती हूँ, तो उसी प्रकार से उस पेपर में क्या करो, वो अपने से क्वेश्चन बनाओ। हाँ ये क्वेश्चन होगा, उसके 4-5 अपने से आंसर लिखो और उसके सही आंसर पर आप लोग टिक लगाओ। इससे ये होगा कि पहला चीज तो आप लोगों को वो जो राजवंश है ना, जो टॉपिक है वो अच्छे से समझ में आएगी, पहली चीज। दूसरा चीज, जब आप खुद के क्वेश्चन बनाओगे तो आपका माइंड सेट जो होगा तुरंत नहीं होने वाला, लेकिन एक समय के साथ में जब आप उसको बनाते जाओगे और दूसरे क्वेश्चन भी सॉल्व करते जाओगे तो समय के साथ में आपका जो माइंड सेट है ना, वो जो एग्जाम पेपर लिखते हैं, जो एग्जाम पेपर बनाते हैं उनके जैसे थोड़ा थोड़ा हो रहा है, अच्छा ये वाला इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो बाद में आखिरी में पूछते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है क्या, ये इंपॉर्टेंट है, आपको अपने आप ही समझ में आने लगेगा। क्वेश्चन को किस किस तरीके से बनाना है ये आपको समझ में आने लगेगा, किस किस तरीके से पूछा जा सकता है ये समझ में आने लगेगा। तो अगर ये सारी चीजें आपको समझ में आएंगी तो ऑटोमेटिकली आप अपने आंसर को ज्यादा प्रभावी ढंग से लिख सकते हो। मतलब प्रीलिम्स में तो आपको टिक ही लगाना है, लेकिन आपको ज्यादा से ज्यादा तो खुद का जो क्वेश्चन बैंक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल अभी वर्तमान जो परिदृश्य है उसके अनुसार मैं आप लोग को बता रही हूँ कि वर्तमान जो परिदृश्य है उसके अनुसार खुद का क्वेश्चन बैंक बनाना जरूरी है। और आप लोग बिल्कुल ऐसे करो, अपन टेप से या उससे चिपकाते ना, एक A4 से आपका देख लो कॉपी किस साइज की है, तो अपने कॉपी के अकॉर्डिंग एक पेपर ले लो, ठीक है, उस पेपर में खुद से क्वेश्चन बना के लिखो और उसको सॉल्व करो या उसको ध्यान में रखो। तो जब आपका एग्जाम का टाइम आएगा आप उन पेपर से क्या कर सकते हो, देख सकते हो। या दो चीजें हैं, या तो आप उन अलग से एडिशनल पेपर उसमें चिपका के बना लीजिए, या फिर आप ये करो कि जैसे कि हमने राजपूत वंश पढ़ा, ठीक है, राजपूत वंश पढ़ने के बाद अपने नोट्स में दो ब्लैंक पेपर छोड़ दो, ओके, 2 ब्लैंक पेपर छोड़ दो, उसके बाद फिर आगे का नेक्स्ट टॉपिक लिखना शुरू करो। तो ये जो 2 ब्लैंक पेपर है उसमें आप क्या किया करो कि उस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है, पहले आप एक सेक्शन बनाए जिसमें उन क्वेश्चंस को लिखे जो क्वेश्चन बैंक से निकाल लो कि हाँ हाँ ये क्वेश्चन पूछा, ये क्वेश्चन पूछा। दूसरा, आपको जो लगता है कि ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है उसको भी उसी ऑप्शन वाले उसमें क्वेश्चन आंसर फॉर्म में उसमें लिखते जाओ, एक जगह पे नोट करो। प्लस जो भी आपको एडिशनल जानकारी मिलती है, ठीक है, अभी बहुत सारी ऐसी जानकारी जो आपको मिली होगी, नई जानकारी, या आपको कहीं सुनाई दी, अच्छा ये चीज़ है, तो आप उसको फिर इधर उधर लिख के उसमें लिखते हो, है ना। तो आप यही करो कि हर टॉपिक के बाद 1 या 2 पन्ना छोड़ दिए और उस पेज में जो एडिशनल आपकी जानकारी आपको अलग से कहीं से मिल गई उसको लिखे, कुछ नया उससे संबंधित है उसको लिखे, और क्वेश्चन जो अपने से आप क्वेश्चन बनाते हो उसको लिखो। इस तरीके से जब आप अपने नोट्स प्रिपेयर करोगे ना, मैं आपको लिख के दे सकती हूँ कि आपका सिलेक्शन 101% होगा।
ठीक है। चलिए फिर हम आते हैं किसमें, चालुक्य वंश। इन्हें और क्या कहते हैं, चालुक्यों को सोलंकी वंश भी कहा जाता है। एक सेकेंड, चलिए अब मैंने इसको सेट कर दिया है, आप लोगों को अब ये नजर आ रहा होगा। चलिए तो हम अब देखते हैं चालुक्य, ठीक है। चालुक्य वंश को किस नाम से और जानते हैं, सोलंकी वंश के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। गुजरात के चालुक्य या सोलंकी वंश के भी नाम से जाना जाता है। अगर हम इस वंश के संस्थापक की बात करें, ठीक है, तो हमको कौन मिलते हैं, मूलराज। ओके, मूलराज इसके संस्थापक थे और मूलराज संस्थापक थे और जो अनहिलवाड़ है ये इसकी क्या थी, राजधानी हुआ करती थी। अगर हम चालुक्य वंश के शासकों को देखें तो हम पाएंगे कि ये जो शासक थे वो जैन धर्म के क्या हुआ करते थे, पोषक हुआ करते थे। मतलब इन्होंने जैन धर्म को संरक्षण दे रखा था। और चालुक्य वंश के ही शासक, ठीक है, भीम प्रथम के समय पर मोहम्मद गोरी जो था उसने क्या किया था, आक्रमण किया था। कहां पर आक्रमण किया था, गुजरात में आक्रमण किया था ना भाई, है ना, गुजरात में आक्रमण किया था। और क्या देखे थे हम इसमें, क्या पढ़े थे, मतलब हम जानते हैं कि जो मोहम्मद गोरी था उसने आक्रमण किया और जो सोमनाथ का मंदिर है उसको क्या कर दिया था, तोड़ दिया था। लेकिन इसमें इसी खराब बात यह है कि जो भीम प्रथम था, ठीक है, इसने सोमनाथ मंदिर, मतलब जब इसको पता चलता है कि मोहम्मद गोरी का आक्रमण हो रहा है तो ये क्या करता है, भाग जाता है। उसने ना तो कोई युद्ध किया ना तो कुछ किया, एकदम ऐसे ही उसने अपने साम्राज्य को एक तरीके से देने जैसे था, ठीक है। तो जो गोरी रहता है वो आता है यहाँ से धन लेके फिर से चला जाता है। आपका क्वेश्चन ये है, इस पॉइंट से आपका क्वेश्चन ये है, आपको बताना है कि मोहम्मद गोरी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया, ठीक है। इसको आप लोग मुझे कमेंट करोगे या फिर ग्रुप में मैसेज करोगे। चलिए फिर हम आते हैं भीम प्रथम के टाइम पर। फिर भीम प्रथम जो है इसी का एक सामंत था, क्या नाम था उसका, विमल शाह, ठीक है। भीम प्रथम का एक सामंत था विमल शाह। इसने दिलवाड़ा के जैन मंदिर की स्थापना की थी। किसने की थी, विमल शाह ने दिलवाड़ा के जैन मंदिर की स्थापना की थी, जो राजस्थान के माउंट आबू पर्वत पर है। जो विमल शाह होता है इसे एक पुत्र की प्राप्ति होती है, ठीक है। इसके पीछे कहानी क्या है कि इसे एक पुत्र की प्राप्ति होती है और उसके उपलक्ष्य में या उसकी खुशी में यह क्या करता है, दिलवाड़ा के जैन मंदिर की स्थापना करता है, जो कहां पर है, माउंट आबू पर्वत पे है। दिलवाड़ा का मंदिर, जब मैं आप लोगों को बोली हूँ ना एक अलग से आर्ट एंड कल्चर की क्लास बनाऊंगी, तो जो आर्ट एंड कल्चर वाली क्लास में देखेंगे तो मंदिर शैली और स्थापत्य शैली में भी हम दिलवाड़ा का मंदिर पढ़ेंगे। अगर हो सके तो आप लोग गूगल में जरूर सर्च करना, बहुत शानदार मंदिर बना हुआ है ये, ठीक है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर। फिर हम आते हैं इस वंश का एक और, उसके बाद हम आते हैं मूलराज द्वितीय को, ठीक है। तो मूलराज प्रथम ने तो, है ना, मूलराज प्रथम ने तो इस वंश की स्थापना की थी, लेकिन जो मूलराज द्वितीय रहता है वो क्या करता है, मोहम्मद गोरी से इसका भी सामना होता है और वो उसको हरा देता है, ठीक है, किसको, मोहम्मद गोरी को हरा देता है। फिर राजा आते हैं जय सिंह, ठीक है। इसके कौन शासक आते हैं, जय सिंह सिद्धराज, ओके, जय सिंह सिद्धराज। इनके बारे में यह है कि इनके जो दरबार था उसमें इनके समय पर इनके दरबार में प्रसिद्ध जैन कवि हेमचंद जो थे वो इनके दरबारी थे। उन्होंने जय सिंह सिद्धराज जो है उसने हेमचंद, जो जैनों के महान कवि हैं, महान जैन कवि हैं, उनको क्या दिया था, आश्रय दिया था, है ना भाई, आश्रय दिया था। और हेमचंद ने ही परिशिष्ट पर्व की रचना की थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग बिल्कुल नहीं भूलेंगे, इसको एकदम याद करेंगे। आपने जैन धर्म में भी पढ़ा था परिशिष्ट पर्व, जैन धर्म के प्रमुख धार्मिक ग्रंथों में से एक है परिशिष्ट पर्व, जिसको किसने, लेखक कौन है जिसके, हेमचंद्र हैं, ठीक है। और हेमचंद्र किसके
दरबार में थे, तो किसके दरबार में थे? जय सिंह सिद्धराज के दरबार में थे। ओके, तो इस तरीके से चालुक्य भी खत्म होता है। जो इंपॉर्टेंट बातें हैं मैंने आपको बता दी हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं चौहान वंश को। लेकिन उसको देखने से पहले एक चीज आप ध्यान रखिए कि जो त्रिपक्षीय संघर्ष है ना, त्रिपक्षीय संघर्ष और महेंद्रपाल जो है, महेंद्रपाल है ना, महेंद्रपाल के दरबार में जो कवि राजशेखर है, ठीक, उसके बाद में है, ये सब वो प्रमुख कवि हैं जो आपको राजपूत काल में क्या करने हैं? पढ़ने हैं। और इसको आप लोग बिल्कुल एक काम करना, आप लोग जितने भी हम इसको पढ़ रहे हैं ना, राजवंशों के अनुसार आप इनको क्या करना? अलग अलग बांट लेना, मतलब एक लिस्ट बना लेना। जितने भी हमने इंपॉर्टेंट कवियों के बारे में या साहित्यकारों के बारे में पढ़ा, उन सबको अभी हम चौहान वंश जब पढ़ेंगे तो हम उसमें भी पढ़ेंगे, चंद्रबरदाई को देखेंगे, है ना, यहाँ पे भी हमने देखा था चंद्रबरदाई को, तो चंद्रबरदाई को देखेंगे। इस तरीके के जो भी प्रमुख आपको कवि मिलेंगे या ग्रंथकार मिलेंगे, लेखक मिलेंगे, उन सबको एक जगह पर लिखना। ऐसे अलग अलग पढ़ोगे ना, वो आपको याद नहीं होगा। लेकिन जब आप उसको एक जगह पर रखोगे, है ना, कि ये वाला चीज यहाँ पर, ये वाला चीज यहाँ पर, और एक लिस्ट बना लोगे, तो वो आपको पढ़ने में और याद करने में बहुत आसानी होगी। समझ आ रही मेरी बात?